बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम फिर तो लेके हाजिर है इमीग्रेशन सर्च विद मनदीप। फिर तो चर्चा च मेरे नाल जुड़ने वेस्ट ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल। तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो जी, नंबर स्क्रीन दे हेठां साझे कर रहे हैं तुहाडे नाल। कमेंट सैक्शन भी तुहाडे लई अवेलेबल है, उत्थे तुसीं अपने सवाल अपनी क्वेरीज छड्ड सकदे हो। तुसीं पिछले साडे शोज़ नूं बहुत प्यार दित्ता, जिन्हां दा सदका असीं अज नैक्सट शो लेके हाज़र होए हां और ज़्यादातर जिहड़े साडे स्टूडेंट सी प्रदीप सर उन्हां ने सवाल पुछया जीटी नूं लैके, बच्चों दे सवाल फंड्स नूं लैके सीगे। तां अज दा जिहड़ा साडा शो है तुसीं एंड तक जरूर देखियो। फंड्स बारे प्रॉपर तुहानूं डिटेल देवांगे कि किद्दां दे फंड्स चाहीदे ने, कौन स्पॉन्सर करेगा, किद्दां फंड्स तुसीं मैनेज कर सकदे हो। सो सब तो पहला सवाल ही मेरा यह है कि फंड्स चाहिए किन्ने क हैगे, क्योंकि फंड्स एक ऐसी कड़ी है जिसका करके बच्चे का वीजा ग्रांट होंदा है, वीजा रिजेक्ट होंदा है। जे बच्चा इधर उधरों करके पहुंच भी गया तो बच्चा फिर बाद च डिपोर्ट होके भी आ जाता है। तो प्रॉपर इस दे बारे जरूर आज तुसीं गाइड करो कि किन्ने फंड चाहिए ते किन्ने पुराने फंड चाहिए। जी मनदीप, बहुत हॉट टॉपिक है ये, बर्निंग टॉपिक है। मैंने अपने 18 साल के करियर में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो चले गए, लेकिन अगर फेक फंड थे या एकेडमिक फेक था, ठीक है, तो वो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं। राइट। और जिन बच्चों ने यहाँ मान लो फाइल लगा रखी है, वीजा नहीं आया, उनके वीजा रिजेक्ट हुए, बैन भी लगे हैं। तो अगले 8-10 मिनट बने रहे, ये आपके लिए है वीडियो। अगर आपने ये वीडियो अच्छे ध्यान से सुनी तो डेफिनेटली कम से कम फंड के कारण आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दो चीजें बहुत मैटर करती है। एम्बेसी बोलती है कि यू आर कमिंग इन माय कंट्री फॉर हायर एजुकेशन, तो ये आप एक फाइनेंशियल साउंड फैमिली से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। राइट। तो फाइनेंशियल साउंड फैमिली मीन आपके पास 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर होना चाहिए। राइट। साथ साथ में आपकी फैमिली के पास एनुअल इनकम, मतलब एज पर देयर प्रोफेशन, ठीक है, कोई बिजनेस में, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई जॉब करता है, ठीक है, तो उन सब की आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो फंड्स प्लस एनुअल इनकम, ये दो चीजें मैटर करती है। दो थंब ने जिन्हां दे ऊपर वीजा टिकदा है। जी जी जी, ठीक है। 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयरफेयर दिखाना है। वो बोलते हैं चलो आपने ये फंड तो दिखा दिए, आपकी रीपे कैपेसिटी क्या है, नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे भरोगे, नेक्स्ट ईयर का खाने पीने रहने का कैसे करोगे, तो वो पता लगता है एनुअल इनकम से। एनुअल इनकम अगेन बोलना चाहूंगा, आपके स्पॉन्सर जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड उनकी आईटीआर या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, दैट इज एनुअल इनकम। अब इन दोनों टॉपिक पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। एक बच्चा अगर सिंगल ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है तो उसको 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर दिखाना होगा। ठीक है। अगर वो किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज की फीस $15,000 से $17,000-18,000 तक, मैक्सिमम $19,000 तक है। ठीक है। अगर वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो यूनिवर्सिटी की फीस $25,000 से लेके $30-32,000 तक है। ओके। तो आपको ट्यूशन फीस प्लस लिविंग कॉस्ट है जी 21041, $21,041 1 साल की, 1 साल की खाने पीने रहने के खर्चे, प्लस में रिटर्न एयरफेयर $2,000। ओके। मतलब अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको 17 लाख से लेके 22-23 लाख के फंड दिखाने हैं। ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, चाहे आप बैचलर करने जा रहे हैं या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री करने के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो ऑन एवरेज 30 लाख से 32 लाख के फंड दिखाने हैं। ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके फंड्स के साथ आपके डिपेंडेंट की, आपके स्पाउस की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर ऐड हो जाएगी। दैट इज 7362, आपके डिपेंडेंट की, आपके स्पाउस की लिविंग कॉस्ट प्लस $2,000 रिटर्न एयरफेयर। ठीक है। अगर आगे फर्दर प्लानिंग, बेबी भी हो रखे हैं, फैमिली प्लान हो रखी है, तो बच्चा अगर 5 साल या 5 साल से बड़ा है तो उसकी स्कूल कॉस्ट दैट इज $8,296। ठीक है। प्लस उसकी लिविंग कॉस्ट 3,152 प्लस रिटर्न एयरफेयर $2,000। अगर बेबी 5 साल से छोटा है तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर दिखाना है। तो सिंगल स्टूडेंट का जहां 30-32 लाख था, अगर स्पाउस साथ है तो तकरीबन वही 38 से 40 लाख रुपए हो जाता है। ठीक है। और अगर बेबी साथ है तो वही 45 लाख या उससे प्लस हो सकता है, कोई 1-2 लाख ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों टाइप के फंड चलते हैं। ठीक है। मतलब 2 टाइप से फंड चलते हैं, चाहे तो फंड्स पुराने हो
अगर पुराने नहीं है, ठीक है, मतलब मिनिमम 3 मंथ ओल्ड, ठीक है, अगर 3 महीने पुराने नहीं है, करंट के हैं तो विद सोर्स। ओके। इस तो भी पहला सवाल ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ जी, एक तो इमीडिएट फैमिली। ओके, इमीडिएट फैमिली में एक तो बच्चा खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, भाई बहन। अगर वो मैरिड है तो उसका स्पाउस और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ठीक है, ये पर्सन स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये पर्सन है इमीडिएट फैमिली। ओके। इसके अलावा मैं मानता हूं कि 70% के आसपास ये इमीडिएट फैमिली जो ब्लड रिलेशन में है, वो शो करे। ठीक है, 30% आपके क्लोज रिलेटिव कर सकते हैं। ओके, क्लोज रिलेटिव में अंकल आंट, ओके, या फैमिली फ्रेंड। अंकल आंट में सब आ जाते हैं। अंकल में चाचा भी आता है, ताऊ भी आता है, और मामा भी आता है, मामे पुआ, जी जी जी, सारे जेरे क्लोज फूफा भी अंकल हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब अंकल आंट प्लस आपके कोई फैमिली फ्रेंड है या कजन्स, 30% तक वो लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, 70% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ क्लोज रिलेशन है वो करेगा ब्लड रिलेशन, 30% ਜਿਹੜਾ वो थोड़ा दूर दा। इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, मान लो कि सारे के सारे अंकल आंट कर रहे हैं जी। अंकल आंट में जैसे कि चाहे चाचा है, चाहे मामा है, ठीक है, या फिर फूफड़ है, कोई भी है, वो अगर कर रहे हैं तो हाई कमीशन को डाउट हो जाता है। और ये सच्चाई भी है। इंडियन फैमिली में पहले जो भी पर्सन है उसको पहले अपने बच्चे देखने हैं, उसके बाद किसी दूसरे को देखना है। अब एम्बेसी को लगता है यार एक फूफड़ कर रहा है, ठीक है, क्या उसकी अपने बच्चे नहीं है, क्या उसकी फैमिली नहीं है? एक अंकल कर रहा है, क्या उसकी फैमिली नहीं है? ठीक है, सगोसी चंगी भली प्रोफाइल पे आप क्वेश्चन मार्क जी 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 जी। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, ठीक है, या मैरिड है तो आपका स्पाउस और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 70-80% तक शो करने की। 20-30%, 40% तक आपके क्लोज रिलेटिव, जो कि मैंने अभी अंकल आंट या कजन्स या फैमिली फ्रेंड को बताया, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ सोर्स ऑफ इनकम ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डिफाइन करेंगे? देखो, मैं पहले तो यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि हाई कमीशन ने कहीं नहीं लिखा कि 3 महीने पुराने हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में एक प्रॉब्लम है कि सबके पास फंड्स होते हैं, अकाउंट में कोई नहीं रखता, ठीक है, मतलब घर में रखते हैं कैश, इधर उधर रिश्तेदारों को दे देते हैं, ठीक है, या फिर कमीशन एजेंट के पास पड़े हैं। जब जरूरत पड़ती है तो अकाउंट में एकदम हैप्पी अमाउंट डाल देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स द रीजन वो बोलते हैं कि मिनिमम 3 मंथ ओल्ड पैसे हों, ठीक है। 3 मंथ ओल्ड है तो कम से कम 3 महीने तो मेंटेन किया। इवन हाई कमीशन की वेबसाइट पे कहीं भी नहीं, वो बोलते हैं रियली असेसेबल फंड्स हो। अगर ये पैसा कंटिन्यू आ रहा है, निकल रहा है, फ्लो में है, तो 3 महीने पुराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बोलना वो चाहते हैं कि रियली असेसेबल। अब एकदम इतना हैप्पी अमाउंट डाल दिया और रियली असेसेबल तो नहीं है, इसलिए बोलते हैं यार कम से कम 3 महीने पुराना हो। कुछ यूनिवर्सिटी 3 महीने पुराने होने पे भी सोर्स मांग लेती है, बट यस 80-90 या 99% आपके 3 महीने पुराने हैं, यूनिवर्सिटी आपसे नहीं पूछेगी। अब वो बोलते हैं अगर आपके पास पैसा करंट का है तो सोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में क्या है कि पैसा मामा से लिया, अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, कैश पड़ा था वो डाल दिया, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई मैंने ब्याज पे दे रखा था, वहां से ले लिया। अरे भाई ब्याज पे दे रखा था, ये क्या मतलब हुआ? कोई ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं। वो बोलते हैं ये नहीं चलेगा, सोर्स के साथ होने चाहिए, कोई सोर्स नहीं है ये। ठीक है, अब सोर्स क्या हो सकता है? पैसा अकाउंट में आया, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई रिटायरमेंट, ठीक है, हाँ जी, कोई रिटायर हुआ हो, तो जब कोई पर्सन रिटायर होता है तो नेचुरल सी बात है उसको एक अमाउंट मिलता है, राइट। तो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट लगाइए, ठीक है, और वो पैसे की जो पैसा जिस अकाउंट में है उसकी स्टेटमेंट और बैलेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों कोरिलेट है कि रिटायरमेंट से पैसा आया है, चलेगा। ठीक है, किसी के पास ईपीएफ पड़ा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जीपीएफ पड़ा है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, या पीपीएफ पड़ा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है, पैसा पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट में, वो नहीं चलेगा। पहले चलता था, अब नहीं चलेगा। आपको वो पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा और अपने सेविंग में डालना पड़ेगा, ठीक है, तब ये पैसा चलेगा। अगेन स्टेटमेंट प्लस जब पैसा विड्रॉ हो चुका है उसके बाद उसकी एनुअल स्टेटमेंट जिसमें शो रहा कि ये पैसा इधर ट्रांसफर हो चुका है, तो ये कोरिलेट हो रहा है। किसी की प्रॉपर्टी सेल हो गई, राइट, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल हुई तो सेल डीड,
जैसे ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बेच दी, तो आपके नाम वो रजिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। तो जितने की वो रजिस्ट्री हुई है वो पैसा अकाउंट में होना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे भी कुछ फैमिली क्या करती है, पैसा अकाउंट में आया, आते ही निकाल लेते हैं, ठीक है, और वो इधर उधर अपना किसी को कैश दे दिया ब्याज पे, किसी को इधर दे दिया, किसी को उधर दे दिया। नहीं चलेगा, वो पैसा कंटिन्यू अकाउंट में होना चाहिए। ओके। ठीक है, तब वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसके अलावा किसी के पास कोई इंश्योरेंस है, LIC हो सकती है, ठीक है, उसको चाहे तो सरेंडर कर दिया, अभी टाइम है मेच्योर होने में, सरेंडर कर दिया, वो पैसा आ गया। ठीक है। तो अब आपकी इंश्योरेंस जिस कंपनी की है वो लिख के देंगे कि भाई सरेंडर हो की है और ये पैसा, इतना पैसा था, हमने पर्टिकुलर इस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है। और उसकी इंश्योरेंस की कॉपी प्लस में डिपार्टमेंट ने लिख के दिया, प्लस में स्टेटमेंट एंड बैलेंस सर्टिफिकेट, ये कोरिलेट हो रहा है। ठीक है। मिच्योर होगी, कोई इंश्योरेंस नहीं, मिच्योर ही होगी, तो वो पैसा आया डिपार्टमेंट लिख के देगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है। कोई एक्सीडेंटल पैसा आया है, क्लेम हुआ, कोई एक्सीडेंट क्लेम हुआ है, तो FIR की कॉपी होनी चाहिए, प्लस में इंश्योरेंस वाली कंपनी ने वो पैसा दिया है, तो वो कोरिलेट हो रहा है। ओके। तो इस टाइप से करंट पैसा है बट सोर्स के साथ ये पैसा है, ये चलेगा। कोई शेयर थे, शेयर बेच दिए, ठीक है, डिवेंचर थे, वो सरेंडर हो गए या मेच्योर हो गए, ठीक है, वो पैसा आया है, तो इस टाइप से करंट पैसा विद सोर्स चलेगा। ठीक है। प्रदीप जी, बहुत सारे ऐसे परिवार ने जिन्हां ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, 10 12 15 18 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ IELTS PT ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਾਰਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, LIC ਕਹਿ ਲਾਂ, ਇਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? जी देखिए, यहाँ पे दो टाइप के बैंक है, एक एक्सेप्टेबल बैंक है, एक नॉन एक्सेप्टेबल बैंक। अभी मनदीप मैम नॉन एक्सेप्टेबल बैंक की बात कर रही है। पहली बात हम यहाँ एक्सेप्टेबल बैंक की बात करेंगे कि जो पैसा आपके पास करंट विद सोर्स या पुराना पैसा है, तो कौन कौन से बैंक है जो एक्सेप्टेबल है। जितने भी नेशनलाइज बैंक है वो एक्सेप्टेबल है, उसमें पैसा है तो आपका चलेगा, चाहे वो ICI है, चाहे एक्सिस है, चाहे OBC है, चाहे PNB है, HDFC है, कोई भी नेशनलाइज बैंक है उसमें पैसा चलेगा। ठीक है। अब अगर नॉन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका पैसा पड़ा है तो वो नहीं चलेगा। वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, नॉन एक्सेप्टेबल बैंक कौन कौन से हैं, जैसे कि कोई कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, या फिर पोस्ट ऑफिस है, या सहारा है, इसमें अगर पैसा पड़ा है तो नहीं चलेगा। उसमें हो सकता है आपका पैसा पुराना हो या करंट पैसा है विद सोर्स, तो वहां अगर उसकी स्टेटमेंट आप देते हैं नहीं चलेगा। आपको नॉन एक्सेप्टेबल बैंक से वो पैसा एज इट इज ऑनलाइन अपने एक्सेप्टेबल बैंक में ट्रांसफर करना है। अच्छा। मान लो पोस्ट ऑफिस में 25 लाख रुपए पड़े हैं, वो पुराने भी हो सकते हैं, 3 महीने प्लस पुराने भी हो सकते हैं, या फिर वो करंट पैसे हैं लेकिन सोर्स के साथ है। ठीक है। तो ये पैसा आपको एज इट इज आपको ट्रांसफर करना होगा अपने नेशनलाइज बैंक में। ठीक है। मान लो PNB बैंक है, तो आपको पोस्ट ऑफिस से ये पैसा ट्रांसफर करना है PNB बैंक में। ठीक है। एक्सेप्टेबल बैंक में। ओके। अब एक्सेप्टेबल बैंक की स्टेटमेंट जब ली PNB की, तो वहां तो करंट का पैसा शो हो रहा है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट बैलेंस सर्टिफिकेट लिया, साथ साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा पोस्ट ऑफिस से जब पैसा निकला उसके बाद उसकी स्टेटमेंट, ओके, जिसमें शो रहा है इतना 25 लाख पड़ा था, ये इन्होंने इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। प्लस पोस्ट ऑफिस अगर लिख के दे दे कि भाई ये इसकी FD या सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा था 25 लाख रुपये, और ये पैसा अब हमने निकाल के और PNB के पर्टिकुलर इस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, तो दैट इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये दोनों कोरिलेट हो रहे हैं। ठीक है। या पैसा करंट का भी है, करंट विद सोर्स, जैसे मैंने बताया सोर्स, तब भी चलेगा। अगेन आपको निकाल के इधर नेशनल बैंक में डालना पड़ेगा, प्लस में पोस्ट ऑफिस की स्टेटमेंट, प्लस में वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो करंट के, ठीक है, करंट विद सोर्स वाले, तो ये पैसा चल जाएगा। ठीक है। अब ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ITR ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈनेज कर सकते देखिए ये एक बहुत दुखद बात है कि हर एक फैमिली जो अपने बच्चे को भेज रहे हैं, इसका मतलब फाइनेंशियल साउंड है तभी तो भेज रहे हैं। 15 लाख 10 लाख 18 लाख रुपए लगने हैं, उनके पास ये पैसा है, वो भेज रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो किसी न किसी बिजनेस में, किसी न किसी प्राइवेट जॉब में वो जरूर हैं, लेकिन वो ITR नहीं भरते। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ये तो नेचुरल सी बात है कि TDS कट के ही उसको सैलरी मिलनी होती है। तो TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब गवर्नमेंट आपकी TDS काट के, अपना टैक्स काट के आपके अकाउंट में पैसा डाल देती है। तो चलो वहां तो फॉर्म 16 हमें मिल जाते हैं। लेकिन कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो सैलरी कैश ले रहा है या फिर अकाउंट में भी ले रहा है, तो वो ITR नहीं भरते। ये कह के कि जी मैं तो उस मतलब टैक्सेबल स्लैब में आता या आती ही नहीं, तो मेरी इसलिए मैंने ITR नहीं भरी। अरे 1 रुपया भी कमा रहे हो ना, 1 रुपया भी, उसकी भी ITR भरनी होती है। ठीक है, अगर टैक्सेबल है तो टैक्स पड़ेगा, टैक्सेबल नहीं है तो नील की ठीक है आपकी मतलब उसकी भरी जाएगी, पर करनी जरूरी है, विदाउट टैक्स की भरी जाएगी। लेकिन ITR तो भरो। अब कुछ कैश लेते हैं, कुछ अकाउंट में लेते हैं। हर एक स्टूडेंट से और उसकी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, प्लीज आप ITR भरें, चाहे आपके अकाउंट में आ रहे हैं या फिर आपको कैश मिल रहे हैं, चाहे वो टैक्सेबल है चाहे नॉन टैक्सेबल इनकम है, प्लीज उस पे ITR भरें। ठीक है। दूसरी बात, बिजनेस करते हैं लोग, किसी के अच्छे लेवल पे बिजनेस है, किसी के एक एवरेज लेवल पे है। मैंने बहुत सारी फैमिली ऐसी देखी हैं कि वो कमाते अच्छा है लेकिन वो सब कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, ITR भरते ही नहीं। ITR भरते हैं तो इतनी नील की भरते हैं, इतनी नॉन टैक्सेबल भरते हैं, और ये उनकी इनकम उनकी बहुत अच्छी होती है। तब बाद में उनके जब अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं या फिर वो खुद अपना वीजा लगवा रहे हैं, तब प्रॉब्लम होती है। तो एनुअल इनकम बहुत जरूरी है। हाई कमीशन बोलता है कि आपने फंड दिखा दिए, मैं मानता हूं आपने फंड दिखा दिए, तो 1 साल के हैं, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? अब बच्चा बैचलर करने जा रहा है, 3 ईयर 4 ईयर की बैचलर है, मास्टर्स करने जा रहा है, 2 ईयर की मास्टर्स है, आपने फंड्स दिखा दिए, चाहे आपके अकाउंट में 60 लाख पड़े हैं, चाहे 1 करोड़ रुपया पड़ा है, ठीक है, वो तो आपने दिखा दिए, लेकिन व्हाट अबाउट आपकी एनुअल इनकम? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर क्या फंड्स कैसे करोगे? मेजोरिटी ऑफ द फैमिली 30 लाख की दिखा रही है, 35 लाख की दिखा रही है जो फर्स्ट ईयर के हैं। एम्बेसी बोलती है नेक्स्ट ईयर का क्या, नेक्स्ट ईयर की या रिमेनिंग जो स्टडी बचती है उसकी आपकी उसकी ट्यूशन फीस कैसे पे करोगे? तो एम्बेसी जानना चाहती है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, रीपे कैपेसिटी क्या है, और रीपे कैपेसिटी पता लगती है कि जो भी पर्सन आपकी फैमिली में है, जिस भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो जी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे ਤੁਸੀਂ छोटा मोटा काम भी करते हो, साइड बिजनेस भी करते हो, जिन्होंने हुण तक नहीं भरी उन्होंने सर की गाइड करोगे? देखिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आपने ITR नहीं भरी, आप देखिए आपकी फैमिली में कौन कौन पर्सन है, वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। मोस्टली फैमिली में मैंने देखा है फादर फार्मर है, बट साइमल्टेनियसली वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, माइट भी डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, माइट भी वो कमीशन एजेंट है, लेकिन वो कच्चे में कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें। आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड अपनी ITR भरें, ठीक है। 5 लाख तक एग्जाम मतलब 5 लाख तक टैक्स फ्री है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एग्जाम्प्ट है ही है, उस पर तो कोई टैक्स है ही नहीं है। तो प्लीज आप अपने बिजनेस की प्लस अपनी एग्रीकल्चर इनकम की ITR भरें। अच्छा, फैमिली में जो भाई बहन है वो कॉलेज जा रहे हैं, हाँ, वो कॉलेज जा रहे हैं और शाम को ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फादर के बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। यस, कुछ मैंने देखा बहुत सारी फैमिली में जो बच्चे हमारे पास आते हैं कि जी सिस्टर है जो कॉलेज जाती है, वो ट्यूशंस पढ़ाती है। अबे ट्यूशन पढ़ाती है तो उसकी ITR भरो ना, ITR भरो, ठीक है। ब्रदर अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है उसकी ITR भरो, अगर वो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसकी ITR भरो, ठीक है। मदर है, मदर जी ट्यूशन पढ़ाती है, बुटीक कर रही है, बुटीक चलाती है, ब्यूटी पार्लर है या डिपार्टमेंटल स्टोर है। अरे अगर मम्मा किसी बिजनेस में है या डेयरी इनकम है, कुछ न किसी इनकम में है, तो उनकी ITR होनी चाहिए। काम तो वो कर रहे हैं लेकिन कच्चे में कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। उनकी ITR भरो। अब देखिए एक फैमिली में दादा यहाँ पेंशनर है, ठीक है, इवन के TDS कट के उसको सैलरी मिल रही है, पेंशन आ रही है, लेकिन वो ITR नहीं भरते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दादा पेंशनर है तो उनकी ITR होनी चाहिए एज पर द पेंशन इनकम, ठीक है। अब देखिए यहां 2 एग्जांपल हैं, एक आप एक मैं। मान लो आप स्टूडेंट हो, आपने फंड दिखाए,
और फंड दिखाने के बाद आपने फैमिली की एनुअल इनकम दिखाई और अपनी एसओपी में लिखा, माय फादर इज फार्मर एज वेल एज बिजनेसमैन, माय मदर इज आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड रनिंग ओन बुटीक, माय सिस्टर इज आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड, शी हैज ओन टीचिंग ट्यूशन सेंटर्स, ठीक है, और माय ग्रैंडफादर इज द पेंशनर एंड उनकी भी आईटीआर है। एक तो आप, एक मैं भी स्टूडेंट उसी सेम प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। मैं बोलता हूँ माय फादर इज फार्मर, सर 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ पे तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनता है। माय मदर इज हाउसवाइफ, माय ब्रदर इज डूइंग स्टडी, ठीक है, माय सिस्टर इज आल्सो डूइंग स्टडी, ठीक है। तो अब वीजा किसको मिलेगा? वीजा आपको मिलेगा, क्योंकि आप फाइनेंशियल साउंड है, क्योंकि आपकी फैमिली में सब कुछ, सारे पर्सन कुछ न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और जहां मेरे प्रोफेशन से जुड़े तो हुए थे, लेकिन मैंने उनकी आईटीआर नहीं भरी, तो मेरा रिजेक्शन आएगा और ये लिखा होगा कि यू विल नॉट लीव माय कंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी बिकॉज योर फैमिली इज नॉट द फाइनेंशियल साउंड। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, जहां फंड दिखाने हैं, फंड के साथ साथ आपकी फैमिली की रीपे कैपेसिटी भी होनी चाहिए, एनुअल इनकम होनी चाहिए। तो जिस भी प्रोफेशन से आपके पेरेंट्स, आपके स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, उनके पैन कार्ड और आईटीआर होनी चाहिए। साथ साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब का गवर्नमेंट जॉब है तो फॉर्म 16, इसके अलावा सैलरी स्लिप्स, ठीक है, इसके अलावा सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड, इसके अलावा कोई प्राइवेट जॉब में है तो अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 या आईटीआर, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट या आईटीआर प्लस में फर्द जमाबंदी और उसका जे फॉर्म। अगर कोई पेंशनर है तो आईटीआर, पेंशन अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो भी जब वो पेंशन आए, जिस टाइम वो रिटायरमेंट आए तो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट। कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर उनकी क्या नाम है जीएसटी है तो जीएसटी, उनकी आईटीआर, उनके करंट अकाउंट स्टेटमेंट, उनके बिल्स, उनके विजिटिंग कार्ड, हर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं आईटीआर के साथ साथ वो देने होंगे, तभी हाई कमीशन सैटिस्फाई होगी जी। मतलब ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਘਰ ਚ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਕਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।